हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। टुडे वी विल डिस्कस द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एक्सरसाइज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इन दिस पार्ट we will discuss especially about the second law of thermodynamics and its application. This section includes special question of Carnot engine and refrigerator. Let's begin from question number 1. Question number 1 says a Carnot engine has the same efficiency between 800 Kelvin to 500 Kelvin and x Kelvin to 600 Kelvin. The value of x is. Here this is quite obvious to understand that 800 केल्विन, बच्चों यहाँ जो 800 केल्विन दिया है आप समझ जाइएगा, यह 800 केल्विन इनफैक्ट क्या रहा होगा, ये रहा होगा सोर्स का टेम्परेचर और 500 केल्विन सिंक का टेम्परेचर। और दूसरा टेम्परेचर रेंज दिया है x केल्विन एंड 600 केल्विन। करा यहाँ के बीच जब सोर्स और सिंक होता है और यहाँ के बीच जब सोर्स और सिंक होता है तो इन दोनों परिस्थितियों में जो इफिशियंसी इंजन की होती है वो सेम होती है। तो बहुत सिंपल सी बात है, हम दोनों परिस्थितियों को दिखा रहे हैं। कार्नोट इंजन की इफिशियंसी बाई फार्मूला कार्नोट इंजन की इफिशियंसी बच्चों कुछ इतनी होती है। बाई फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है। अब दो परिस्थितियों में इफिशियंसी सेम है। हम पहले सिचुएशन में इफिशियंसी मान लेते हैं कि ईटा 1 रहा हो और अगले सिचुएशन में इफिशियंसी मान लेते हैं बच्चों ईटा 2 रहा हो। ओके, तो ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। और 1 माइनस T2/T1, T2 इन दी सेंस सिंक का टेम्परेचर जो कि 500 केल्विन दिया है, T1 इन दी सेंस सोर्स का टेम्परेचर जो कि 800 केल्विन पहले केस में दिया है। ठीक है, दूसरे केस में ये रेंज हमारा दिया हो x और 600 केल्विन के बीच में। तो अगर हम इन सभी चीज़ों की वैल्यू यहाँ के अंदर रखते हैं और सॉल्व करते हैं, इन सबको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो आप देखिए सॉल्व करते करते यहाँ हमारा बचेगा 500/800, 600/x और x के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आंसर मिलेगा हमारा x = 960 केल्विन। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। As you can see in the question, here we have the correct answer for this particular question. This will be option B. Now we have question number 2. Question number 2 says here efficiency of Carnot engine is 100% if कोई कार्नोट इंजन है बच्चों, उसकी इफिशियंसी अगर 100% है तो ये कैसे पॉसिबल है। वास्तव में ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कार्नोट इंजन भले ही एकदम आइडियल इंजन हो लेकिन इफिशियंसी इसकी भी 100% नहीं हो सकती है, जो कि एक थ्योरम भी है। यहाँ के अंदर जो इफिशियंसी बताया गया 100% है, एक तरह से काल्पनिक हुआ ये। तो ये कब पॉसिबल है, देखिए बाई फार्मूला इफिशियंसी हमारा होता है ईटा = 1 - T2/T1। T2 ये जो है ये सिंक का टेम्परेचर है और T1 ये जो है सोर्स का टेम्परेचर है। अगर इफिशियंसी हमें 100% लानी है बच्चों तो T2 को हमें 0 केल्विन करना पड़ेगा, यानी एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर लाना पड़ेगा। अगर इसको मैं 0 कर दूंगा तो यहाँ 1 × 100 बचेगा, ऑब्वियसली 100% इफिशियंसी आ जानी चाहिए। तो यहाँ फिलहाल इसका सही जवाब होगा इफिशियंसी 100% हो सकती है अगर ये टेम्परेचर सिंक का 0 केल्विन मतलब कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर हो जाए तो। लेकिन वास्तव में मैं आपको बता दूं एडिशनल चीज़ कि ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कार्नोट इंजन की इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती है। फिलहाल ऑप्शन के अनुसार और इस क्वेश्चन के अनुसार जो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये अगर हो जाए तो पॉसिबल है, बट ये तो होने वाला है नहीं। अच्छा, नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. Here question number 3 says even Carnot engine cannot give 100% efficiency because we cannot। अभी जो सवाल हम लोगों ने अभी जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल वही सवाल वही क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया यहाँ पे है। कह रहा है यहाँ तक कि कार्नोट इंजन जो कि बिल्कुल आइडियल माना जाता है उसकी भी इफिशियंसी 100% पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? तो उसके पीछे कारण ये है बच्चों, यहाँ पर हम जो सिंक की जो बात कर रहे हैं उसके टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर नहीं ले जा सकते। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल
नहीं होता। थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। प्रिवेंट रेडिएशन नहीं सर, ये तो कोई ऑप्शन नहीं हुआ खास। फाइंड आइडियल सोर्स, यहाँ पर रीच एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मैथमेटिकली जो वैलिड आंसर होगा, जो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। सी इज़ द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 says here, heat engine by itself, sorry माफ़ करिएगा, heat can not by itself flow from a body at lower temperature to a body at higher temperature is a statement or consequence of। कहना है कि हीट अपने आप बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के इन्वॉल्वमेंट के अपने आप लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर नहीं जा सकता। ये कौन से स्टेटमेंट को बता रहा है, या कौन से स्टेटमेंट का या कौन से लॉ का कॉन्सिक्वेंस है। यहाँ पर बच्चों सेकंड लॉ में यही बात बताई गई है कि हीट एनर्जी अपने आप लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर नहीं जा सकता। तो इसका करेक्ट जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन ई। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 सेज हियर, a Carnot engine absorbs an amount Q of heat from reservoir at an absolute temperature capital T and rejects heat to sink at temperature T/3. इट मीन्स सोर्स का टेम्परेचर यहाँ T दिया है और सिंक का टेम्परेचर कितना दिया है, T/3। ये T1 की वैल्यू T है तो T2 की वैल्यू क्या है, T/3। अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड का मतलब कि यहाँ कितना हीट सिंक को पहुँचाया जा रहा है। बच्चों ये सवाल हमसे पूछा गया। देखिए ये मैंने डायग्राम यहाँ दिखाया है, इसमें देख लेते हैं पहले। ये रहा सोर्स और ये रहा सिंक। सोर्स हाई टेम्परेचर पे होता है। जब हीट एनर्जी का फ्लो हाई से लो की ओर, मान लेते हैं Q1 हीट एनर्जी चला तो बीच में इंजन रखा है, वो हीट एनर्जी यहाँ पर इंजन को चला रहा होता है और इंजन से वर्क डन हमें मिलता है। बाकी जो हीट एनर्जी होता है कुछ तो वर्क डन में इन्वॉल्व हो गया, बाकी जो यहाँ पहुँचा वो सिंक को सप्लाई किया जाता है। ये हीट रिजेक्टेड, यानी कि हमें यहाँ पर निकालना क्या है, Q2 निकालना है कि भाई Q2 की वैल्यू यहाँ के अंदर क्या होगी। तो बेटा यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है, जो सारी चीज़ें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है पहले मैंने उसको यहाँ लिख दिया है। T1 इक्वल टू कैपिटल T, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स। T2 इज इक्वल टू T/3, दिस इज टेम्परेचर ऑफ सिंक। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स दैट इज Q1 विच इज गिवन हियर Q, एंड हीट एनर्जी रिजेक्टेड Q2 विल बी हाउ मच। यहाँ पर ये सवाल हमसे पूछा गया है। अगर हम इफ़िशियंसी के लिहाज से देखें इस सवाल को तो बच्चों इफ़िशियंसी का बाई फार्मूला वैल्यू इतना होता है, और अगर Q2 और Q1 के टर्म में देखें तो बस ये Q2 T2 की जगह पर और T1 की जगह पर Q1 हो जाता है। अब अगर हम इसको और इसको मिला के सॉल्व करें तो 1 दोनों साइड से हट जाएगा, माइनस माइनस दोनों साइड है, प्लस प्लस हो जाएगा, ये बचा। अब यहाँ के अंदर T2 की वैल्यू जो कि यहाँ दिया गया बच्चों, T2 की वैल्यू दिया गया है T/3, T2 की वैल्यू T/3, T1 की वैल्यू कैपिटल T, Q2 की वैल्यू निकालना है, Q1 की वैल्यू क्या हो गया, कैपिटल Q। इस तरह से 1/3 इक्वल टू Q2/Q। यहाँ के अंदर बच्चों Q2 की वैल्यू क्या आ गया, Q/3। तो करेक्ट आंसर या करेक्ट ऑप्शन जो इस क्वेश्चन के लिए आया, आंसर हुआ Q/3 और Q/3 ऑप्शन हुआ यहाँ पर बी। आप वापस जाके क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा दैट इज ऑप्शन बी विच इज इक्वल टू Q/3। ठीक, नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 is here. Question number 6 is here. This question says, in a Carnot engine when T2 equal to 0 degree C, T1 equal to this much, its efficiency is eta1, and when T1 is equal to 0 degree C and T2 equal to minus 200 degree C, its temperature is eta2, then eta1 upon eta2. दो परिस्थितियां दी गई हैं। सोर्स का टेम्परेचर पहले परिस्थिति में, पहले सिचुएशन में बच्चों जो सोर्स का टेम्परेचर है वो देखिए हाई वाला टेम्परेचर सोर्स का होता है। सोर्स का 200 डिग्री सी है, यानी कि 473 केल्विन हो जाएगा, और पहले सिचुएशन में सिंक का टेम्परेचर 0 डिग्री सी यानी 273 केल्विन है।
दूसरे सिचुएशन में, यहाँ पर दूसरे सिचुएशन में, अच्छा पहले सिचुएशन में इफिशियंसी ईटा 1 है, और जो सेकेंड सिचुएशन है बच्चों उसमें जो हमारा सोर्स और सिंक का टेम्परेचर दिया है, सोर्स का टेम्परेचर 0 डिग्री सी है तो सिंक का टेम्परेचर -200 डिग्री सी है। ध्यान रहे, रखते समय इसको केल्विन में बना के रखेंगे। इट्स इफिशियंसी इज ईटा 2, तो ईटा 1 और ईटा 2 का रेशियो पूछा गया है बच्चों। कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ फार्मूला वाइज सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके रेशियो ले लेना है। देखिए आप, पहली परिस्थिति में जो इफिशियंसी हमारी ईटा 1 है हो गया 1 - T2/T1, T2/T1 मैंने केल्विन में बना के रखा है। और यहाँ ईटा 2 की वैल्यू यहाँ के अंदर हो गया बच्चों 1 - T2/T1, T2 -200 डिग्री सी है तो केल्विन में बनाएंगे 73 आएगा केवल। और यहाँ के अंदर बच्चों 0 डिग्री सी को केल्विन में बदलेंगे, इतना आएगा। कहने का मतलब जो वैल्यूज़ दिए गए हैं रिस्पेक्टिवली मैंने रखा और सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद इसको कैलकुलेट इसको पहले कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 200 अपॉन दिस मच, और इसको पहले कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ के अंदर आ जाएगा 200 अपॉन 273। इसको 200 कैंसिल होने के बाद इतना बचा, ठीक है। तो यहाँ के लिए बच्चों उसको सॉल्व अगर किया जाए, पॉइंट में निकाला जाए, डेसिमल में निकाला जाए, तो हमारा जवाब होगा ईटा 1 अपॉन ईटा 2 इक्वल टू 0.577, जो कि ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। करेक्ट चॉइस विल बी ऑप्शन ए। नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 says the efficiency of Carnot engine operating between reservoirs maintained at temperature 27 degree C and -123 degree C is। यहाँ पर सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ रिजर्वायर का टेम्परेचर बच्चों 27 डिग्री सी और -123 डिग्री सी दिया गया है। ध्यान रहे, इसमें जो दो टेम्परेचर देता है, अगर नाम ना ले कौन सोर्स है कौन सिंक, तो बड़ा वाला आप सोर्स को लोगे और छोटा वाला टेम्परेचर सिंक का होता है। तो यहाँ पर केल्विन में बदल करके हमने 1 - T2/T1 किया। T2 इतने को केल्विन में बनाएंगे तो 150 मिलेगा, और T1 27 को केल्विन में बनाएंगे तो 300 मिलेगा। सॉल्व किया बच्चों 1/2 आ गए। इफिशियंसी यहाँ 1/2 यानी 0.5, और परसेंटेज में अगर इस इफिशियंसी को हम देखेंगे तो आएगा 50%, ठीक है। तो करेक्ट चॉइस इसके हिसाब से अगर ऑप्शन देखा जाए तो हमारा ऑप्शन जो यहाँ के अंदर आएगा दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेज the change in the entropy of 1 mole of an ideal gas which went through an isothermal process from an initial state this to this। यहाँ के अंदर एंट्रॉपी में होने वाला परिवर्तन पूछा गया है, और जो चेंज यहाँ पर बताया गया है वो चेंज को बोला गया आइसोथर्मल है। नंबर ऑफ मोल यहाँ के अंदर 1 है। चेंज इन एंट्रॉपी of 1 mole of an ideal gas which went through isothermal process from initial state this to this। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर बच्चों अगर हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल कोई भी प्रोसेस हो बशर्ते एंट्रॉपी में होने वाला चेंज आता है ΔQ/T। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस की जहाँ तक बात है ΔQ इक्वल टू वर्क डन होता है। आपको अगर याद हो तो ΔQ एनर्जी हम किसी सिस्टम को देते हैं तो 2 भागों में खर्च होता था, एक तो वर्क डन में और दूसरा यहाँ इंटरनल एनर्जी में चेंज कराने में। बट क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो ΔU 0 होगा, तो ΔQ इक्वल टू ΔW होगा, जो कि बाई फार्मूला यहाँ के अंदर आता क्या है, बाई फार्मूला यहाँ पर होता है NRT लॉगरिथम्स, नेचुरल लॉगरिथम्स V2/V1। बच्चों यहाँ के अंदर इसको सॉल्व करें। नंबर ऑफ मोल इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है 1, n की जगह पर मैंने 1 रख दिया। ΔQ की वैल्यू हमें मिल गई, बट हमें निकालना है एंट्रॉपी में होने वाला चेंज। एंट्रॉपी में होने वाला चेंज इक्वल टू होता है ΔQ/T, जो कि यहाँ पर ΔQ मतलब दिस होल मच को कैपिटल T से डिवाइड करें तो आ जाएगा R लॉगरिथम्स ऑफ V2/V1, ठीक है। यहाँ के अंदर इस तरह का सिचुएशन बना, और करेक्ट चॉइसेस के हिसाब से हमारा हो गया ऑप्शन डी। नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेज अ कार्नोट इंजन हैज इफिशियंसी 1/5।
efficiency becomes 1/3 when temperature of sink is decreased by 50 Kelvin. What is the temperature of sink? सिंक का टेम्परेचर क्या रहा था, क्या है, यही पूछा गया है। बच्चों यहाँ कोई कार्नाट इंजन है, आराम से समझिए, कोई कार्नाट इंजन है, उसकी इफिशियंसी 1/5 है, यानी 20% है। इफिशियंसी बढ़ करके 1/3 हो गया, 1/3 मतलब लगभग 33% के आसपास आ गया। कब ऐसा हो रहा है? व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिंक इज डिक्रीज बाय 50 केल्विन, जब सिंक का टेम्परेचर जो कि पहले मान लो T2 था उसको घटा दिया गया 50 केल्विन, तो इफिशियंसी 1/5 की बजाय 1/3 हो गया। तो यहाँ के अंदर वही पूछा कि शुरुआत में कितना रहा होगा सिंक का टेम्परेचर, यानी T2 हमें निकालना है। बेटा देखो, पहले सिचुएशन में इफिशियंसी कुछ ऐसे आया, दूसरे सिचुएशन में ईटा डैश मैंने यहाँ लिखा इफिशियंसी 1 - T2। अब T2 की जगह T2 - 50 होगा अपान T1 इक्वल टू दिस मच। अब इसी को हम सॉल्व करते हुए अगर आगे बढ़ें तो देखिए कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ये रहा हमारा, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, इसको मैं लिखूँगा 1 माइनस को यहाँ पहुँचाऊँगा T2 अपान T1, ठीक है। और इस माइनस को जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा 50 अपान T1, अलग अलग कर दिया मैंने। अब इसको मैंने अलग घेर दिया क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे डायरेक्ट पता है जो कि 1/5 के बराबर है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर डायरेक्ट पता हमने रख दिया और सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर बच्चों यहाँ के अंदर मैं इधर आ गया होगा, ये सॉल्व करने के बाद जो हमें आंसर मिला T1 के लिए जब मैंने निकाला 50 अपान T1 इक्वल टू 1/3 - 1/5 2/15 हो गया। T1 की वैल्यू 375 केल्विन आ गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ सिंक का टेम्परेचर पूछा, ना कि सोर्स का। ये जो टेम्परेचर मैंने निकाला ये कहाँ का है? ये सोर्स का है। एंड वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सिंक टेम्परेचर नॉट सोर्स टेम्परेचर। तो जो हमारा पहला इक्वेशन बना था 1 - T2 अपान T1 इक्वल टू 5, इसमें बस एक काम करना, T1 की वैल्यू रख देनी है। अगर इसके अंदर मैं T1 की वैल्यू रख देता हूँ बच्चों, तो T1 की वैल्यू रखने पर हमें T2 की वैल्यू मिलेगी जो कि 300 केल्विन के बराबर होगी। और ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी यहाँ से मैच कर रहा होगा। ऊपर जाके आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप आके देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑप्शन सी विल बी करेक्ट चॉइस, 300 केल्विन। दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 9 एंड नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, question number 10 says here an engine is suspended to operate between two reservoirs temperature of 727 degree C and 227 degree C. The maximum possible efficiency of such an engine is। बच्चों दो टेम्परेचर यहाँ के अंदर दिया गया है। ऑब्वियसली जो बड़ा वाला टेम्परेचर वो सोर्स का रहा होगा और छोटा वाला टेम्परेचर यहाँ सिंक का रहा होगा। मैक्सिमम पॉसिबल इफिशियंसी का सेंस यहाँ पर क्या हुआ कि वो एक आइडियल इंजन की इफिशियंसी पूछ रहा है। आइडियल इंजन इन दी सेंस कार्नाट इंजन की इफिशियंसी पूछ रहा है। बच्चों यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए जाता हूँ तो ईटा की वैल्यू 1 - T2 अपान T1, 1 - T2 अपान T1 किया, जो भी वैल्यू दिया है मैंने रखा, तो इफिशियंसी यहाँ के अंदर 0.5 यानी 1/2 आ गया। इसके हिसाब से करेक्ट चॉइस हमारा बना ऑप्शन ए 1/2। दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सेज if heat capital Q is added reversibly to a system at temperature capital T and heat Q dash is taken away from it reversibly at temperature T double dash, then which one of the following is correct। कौन सा इसमें से करेक्ट है? बच्चों यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस है, हीट एनर्जी Q दिया, Q डैश वापस लिया गया और रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी का चेंज 0 होता है, तो एंट्रोपी में होने वाला चेंज मतलब डेल्टा Q अपान यहाँ के अंदर क्या आएगा T इक्वल टू 0। और डेल्टा Q को मैं लिखूँगा Q माइनस Q डैश, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? अलग अलग करने पर हमको ऑप्शन ये मिलेगा। यहाँ करेक्ट चॉइस हमारा आएगा ऑप्शन ये, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है और रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी का चेंज क्या होता है? 0, ठीक है। यहाँ बच्चों क्वेश्चन में छप गया है टेम्परेचर T डबल डैश, ये गलत है, ये T डबल डैश नहीं बल्कि T ही होना चाहिए था। अच्छा, नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12 says a Carnot engine takes 3 into 10 to the power 6 calorie of heat from a reservoir at temperature this much. यहाँ से वो हीट को ले रहा, मतलब ये सोर्स रहा होगा दिस वन, एंड गिव्स टू सिंक 27 डिग्री सी पर है. वर्क डन बाय द इंजन, इंजन के द्वारा वर्क डन क्या होगा. एक छोटी सी बात है, अगर ऐसे सिचुएशन में मैं इफिशियंसी का इक्वेशन देखता हूँ तो इफिशियंसी का इक्वेशन आता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड Q1, और उसी को सॉल्व करता हूँ तो मिलता है T1 1 माइनस T2 अपॉन T1, 1 माइनस T2 अपॉन T1, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी ये हो जाएगा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1. अब यहाँ वर्क डन अपॉन Q1 इक्वल टू, बच्चों ध्यान दीजिएगा, केल्विन में टेम्परेचर का चेंज देखा जाए या सेल्सियस में टेम्परेचर का चेंज देखा जाए, एक ही होगा. तो यहाँ T1 माइनस T2 जो दिया है, अगर उन दोनों का डिफरेंस जाके हम लेते हैं, ध्यान से देख लीजिए यहाँ T1 क्या दिया है. T1 हमारा दिया है दिस मच और T2 दिया दिस मच. अगर डिग्री सेल्सियस में मैं इस चेंज को देखने जाता हूँ तो बच्चों ये चेंज हमारा आ जाएगा यहाँ और यहाँ के बीच का 600 डिग्री सेल्सियस. ध्यान रहे केल्विन में होने वाला चेंज और डिग्री सेल्सियस में होने वाला चेंज सिमिलर होता है, इसलिए मैंने 600 यहाँ डायरेक्ट लिखा है. ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ अकेले जब T1 को मैं लिखूँगा तो वो केल्विन में बना के लिखना पड़ेगा. जो भी वहाँ T1 की वैल्यू है, T1 की वैल्यू आप देख लीजिए क्या है, 627 को केल्विन में बनाऊँगा, 273 ऐड करूँगा तो आ जाएगा 900 केल्विन. यहाँ पर बच्चों मैं ये सारी चीज़ों को रखूँगा, सॉल्व करूँगा. इन सारी चीज़ों को रखने के बाद वास्तव में हमें चाहिए क्या, W इक्वल टू दिस मच. इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाई Q1, और Q1 की वैल्यू दिया है 3 इंटू 10 टू दी पावर 6. इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो कैलोरी में जो हमारा वैल्यू मिलेगा वो मिल जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर 6 कैलोरी. और इसको जब जूल में मैं बदलूँगा तो 1 कैलोरी इन दी सेंस 4.2 जूल, एंड हियर वी हैव 2 at the place after we can replace 8.4, यानी कि हमारा जो जवाब मिलेगा यहाँ पर बच्चों वो हो जाएगा 8.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल. एंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी. नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 यू रिक्वायर टू सी इट केयरफुल्ली. यहाँ के अंदर बच्चों क्या कहा गया है, दी टेम्परेचर ऑफ सिंक ऑफ कार्नोट इंजन इज 27 डिग्री सी. बहुत अच्छी बात है, सिंक का टेम्परेचर 27 है, इफिशियंसी इतना है तो सोर्स का टेम्परेचर क्या होगा. बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. यहाँ के अंदर बच्चों इफिशियंसी का इक्वेशन आपको मालूम है. यहाँ के अंदर इफिशियंसी दिया है 25 और सिंक का टेम्परेचर दिया है. सिंक का टेम्परेचर मैंने केल्विन में बना के रखा, सॉल्व किया. सॉल्व करने के बाद आप इसको पॉज करके देख सकते हो कैसे सॉल्व किया गया है. सॉल्व करने के बाद जब मैंने T1 की वैल्यू यहाँ निकालते आए तो 400 केल्विन मिला, और 400 केल्विन मिलने का मतलब सेल्सियस में अगर मुझे बनाना हो तो 273 को माइनस करूँगा, आएगा 127 डिग्री सी, और इसके हिसाब से करेक्ट चॉइस हमारा आएगा ऑप्शन सी. नाउ दिस वाज द क्वेश्चन, दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13. Now let's proceed down to question number 14. Question number 14 says a Carnot engine working between 300 Kelvin and 600 Kelvin. A Carnot engine working between 300 Kelvin and 600 Kelvin has output work output equal to 800 joule per cycle. What is the amount of heat energy supplied to the engine from the source per cycle? पर साइकिल यहाँ कितनी हीट एनर्जी जो है सप्लाई हो रही है. वाट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू द इंजन पर, यानी कि हमें Q1 पता करना है. सोर्स से सिंक को कितना हीट एनर्जी सप्लाई दिया जा रहा है यही चीज़ हमें पता करना है. और यहाँ सोर्स और सिंक का टेम्परेचर मेंशन है, वर्क डन पर साइकिल मेंशन है, हमें यहाँ Q1 को पता करना. देखिए इफिशियंसी का मेन इक्वेशन ये है, उसी को मैं बदल के लिख सकता हूँ 1 माइनस Q2 अपान Q1, तो आ जाएगा Q1 माइनस Q2 अपान Q1, या वर्क डन अपान टोटल हीट इनपुट ये होता है. हम इसको और इसको यूज़ कर रहे हैं, इक्वलाइज कर रहे हैं. तो 1 माइनस 300 अपान 600, बस इसमें मैंने डेटा फीड किया इसमें, एंड इसमें मैंने किया. जो वर्क रिक्वायर्ड है वो पर साइकिल 800 जूल है. Q1 क्या होगा पता करना है.
सॉल्व किया बच्चों, Q1 की वैल्यू यहाँ के अंदर निकल के आएगी 1600 जूल पर साइकिल, और एक ही साइकिल की बात हुई थी, तो 1600 जूल एक साइकिल में एक्सट्रैक्ट होने वाला हीट एनर्जी होगा सोर्स से। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन, दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 says here the door of refrigerator is kept open, then which of the following is true? कौन सा यहाँ के अंदर सही होगा? यहाँ पर बच्चों कह रहा रूम इज कोल्ड, रूम इज हीटेड, रूम इज आइदर कोल्ड और हीटेड, रूम इज नाइदर कोल्ड नॉर हीटेड। दिस इज वेरी strange thing that if a door of refrigerator is kept open for a long time, the room temperature will be increased instead of decreased. ओके, ये घटने की बजाय रूम का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। जनरली अगर हम सोचते हैं तो यही महसूस होता है कि भाई घट जाना चाहिए, रेफ्रिजरेटर के अंदर तो बहुत टेम्परेचर कम रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ के अंदर जो करेक्ट चॉइस हमारा होगा दैट विल बी ऑप्शन बी। नाउ let's proceed down to question number 16. Question number 16 says here, in a Carnot engine the temperature of reservoir is this much and sink is this much, यानी सोर्स का टेम्परेचर इतना है, सिंक का इतना है। बहुत अच्छी बात है। if the work done by the engine when it transfers heat from reservoir to sink is this much, यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू दिया गया है इतना है। हीट का ट्रांसफ़र सोर्स से सिंक को होता है, और जो सोर्स से सिंक को हीट एनर्जी चलती है उसमें से कुछ भाग वर्क डन में बदल जाता है, इंजन के द्वारा वर्क डन हो जाता है। द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द इंजन फ्रॉम द रिजर्वायर इज, दैट इज क्वाइट सिंपल। क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड यानी Q1 हमें यहाँ के अंदर पता करना है। बाई फार्मूला इफिशियंसी की वैल्यू बच्चों कुछ ऐसे आएगी, आप सबको याद हो गया होगा, 1 - T2/T1 या W/Q1। यहाँ के अंदर बच्चों 1 - 300/1200, और ये आ जाएगा W इन दी सेंस वर्क डन, एंड वर्क डन इज गिवन इन दी क्वेश्चन दिस मच। Q1 इज टू बी कैलकुलेटेड। यहाँ के अंदर बच्चों क्या होगा? Q1 कैलकुलेट होगा, तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने पर हमको Q1 की वैल्यू जो यहाँ के अंदर मिलेगी 12.6 × 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा मिलता है 16.8 × 10⁻6 जूल, और इसके लिहाज से जो करेक्ट ऑप्शन मिलता है इस क्वेश्चन में दैट इज ऑप्शन ए। एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 सेज व्हेन यू मेक आइस क्यूब द एंट्रोपी ऑफ द वाटर की एंट्रोपी के पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब वाटर से कन्वर्जन आइस में होता है तो आइस क्योंकि सॉलिड है तो डिसऑर्डरनेस कम हो जाता है, रैंडमनेस कम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एंट्रोपी क्या होती है? डिक्रीज होती है। रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस जितना ज़्यादा होगा एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होगी। फिलहाल यहाँ अरेंजमेंट एक हो जाता है, जो मॉलिक्यूल जहाँ है वहीं रह जाता है सॉलिड के केस में, तो डिसऑर्डरनेस कम होता है और एंट्रोपी यहाँ डिक्रीज हो जाएगी जब वाटर आइस में बदलेगा तो। नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। यहाँ पे कहा गया इफिशियंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन इज 50%, व्हेन टेम्परेचर ऑफ आउटलेट इज दिस, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इफिशियंसी अप टू 60%, कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ इनटेक द सेम, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ आउटलेट? आउटलेट इन दी सेंस आउटपुट पर जो टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पर सिंक का टेम्परेचर दिया गया है, और इनलेट टेम्परेचर मतलब सोर्स का टेम्परेचर। सवाल में एक बार सवाल को ध्यान से समझिए। कह रहा कोई कार्नोट इंजन है जिसकी इफिशियंसी 50% है, अच्छी बात है। फिर उसी में बोला गया व्हेन टेम्परेचर ऑफ आउटलेट इन दी सेंस T2, 50% तब है जब T2 की वैल्यू 500 केल्विन है। तो बच्चों पहले मैंने यहाँ पर देखिए पहले केस में क्या किया, इफिशियंसी का इक्वेशन यूज़ किया और परसेंटेज इफिशियंसी का इक्वेशन इक्वलाइज किया, इक्वल टू 50 है, और इसको सॉल्व करेंगे
हमें T2 दिया है और T2 की वैल्यू रख करके हम T1 को निकाल लेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। ये देखिए T2 की वैल्यू रख कर मैंने यहाँ T1 को निकाला तो T1 की वैल्यू 1000 केल्विन बन गया। ठीक है। दूसरे केस में ये कहा गया है कि जो हमारा इनलेट टेम्परेचर है जो कि 1000 अभी अभी में पता चला उतने का उतना बना रहा, तो उस समय आउटलेट का टेम्परेचर क्या रहा होगा, आउटलेट यानी T2 का टेम्परेचर वैसी परिस्थिति में क्या रहा होगा, केस 2। केस 2 में अगर हम इसको देखने जाएं बच्चों तो सिचुएशन कुछ ऐसे है, ईटा डैश विल बी इक्वल टू दिस मच इंटू 100 इक्वल टू 60। सवाल में कहा 60% हमें करना इफिशियंसी अगले केस में। 1 माइनस T1 जितना था उतना ही बना है, 1000 था तो 1000 ही है। इसको रख करके जब बच्चों मैंने पूरा सॉल्व किया, ये 60/100 करेंगे 3/5 आ जाएगा। पूरा रख के सॉल्व करेंगे तो T2 का नया वैल्यू जो यहाँ के अंदर बन के आएगा वो आएगा 400 केल्विन। और इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट चॉइस होगा ऑप्शन के लिहाज से, ऑप्शन बी वुड बी दी करेक्ट चॉइस। You can go back to the question and match the option. Okay, now let's move down to question number next. Question number next that we have question number 19. Question number 19 says the first operation involved in Carnot cycle. Carnot cycle में पहला ऑपरेशन क्या है बच्चों, पहला ऑपरेशन सबसे जो कार्नोट साइकिल में जहाँ से इनिशिएट होता है वो होता है थर्मल एक्सपेंशन, फिर होता है आइडियाबैटिक एक्सपेंशन, और फिर होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो यहाँ फिलहाल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हमारा पहला प्रोसेस जहाँ से कार्नोट साइकिल की शुरुआत होती है ये हो रहा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ के अंदर हमको मिलेगा ऑप्शन ये। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 सेज हियर an ideal heat engine working between temperature T1 and T2 has efficiency eta if new efficiency, माफ करिएगा, the new efficiency if both source and sink temperatures are doubled। जब दोनों का टेम्परेचर आप डबल कर दोगे, जैसे मान लो इफिशियंसी ईटा है दिस मच, अब T2 को 2T2 कर दें और T1 को 2T1 कर दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, इफिशियंसी उतनी की उतनी बनी रहेगी, 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी इफिशियंसी ईटा ही बनी रहेगी। और इस लिहाज से जो करेक्ट चॉइस हमारा होगा, माफ करिएगा, जो करेक्ट चॉइस यहाँ के अंदर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 सेज द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन इज 0.5 व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज T1 and that of sink is T2. The efficiency of another Carnot heat engine is also 0.5. The temperature of source and sink of the second engine are respectively. बच्चों देखो, कोई कार्नोट इंजन है, कोई कार्नोट इंजन है जिसकी इफिशियंसी 0.5 है, चलो अच्छी बात है। और ऐसे कार्नोट इंजन के लिए सोर्स और सिंक के टेम्परेचर T1 और T2 दिए गए, अच्छी बात है। यहाँ पे कह रहा दूसरा कोई कार्नोट इंजन, उसकी भी इफिशियंसी सिमिलर उतनी है, 0.5 ही है, यानी जितना पहले का था उतना अभी भी है। तो उसके सोर्स और सिंक का टेम्परेचर क्या रहा होगा बच्चों? जब मैं इफिशियंसी, अभी मैंने एक सवाल में बताया, ऐसे निकालते हैं 1 माइनस T2/T1, तो ऑब्वियस सी बात है अगर टेम्परेचर यहाँ 2T2 और यहाँ 2E1 कर दें, 2T1 कर दें तो भी इफिशियंसी उतने का उतना बना रहेगा, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ करेक्ट चॉइस हमारा होगा ऑप्शन ये। ठीक है बच्चों, यहाँ ऑप्शन ये इज द करेक्ट चॉइस। नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 सेज अ कार्नोट साइकिल हैज द रिवर्सिबल प्रोसेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर: आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। यस सर, दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस which are involved in the कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल में बच्चों पहला जो प्रोसेस होता है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, दूसरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, तीसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है और अगला एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। पीवी डायग्राम में हम ऐसे बनाते हैं: आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये पूरा कहलाता कार्नोट साइकिल। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर
23 says here a refrigerator with coefficient of performance that is 1/3 releases 200 joule of heat to hot reservoir. Then the work done on the working substance is, working substance पे work done क्या होगा। यहाँ के अंदर बच्चों पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा इक्वल टू Q2 अपॉन W। रेफ्रिजरेटर की क्षमता का मेजरमेंट कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से किया जाता है। जनरली इसको बीटा से डिनोट करते हैं और आप लोगों को मैंने बताया है इसकी वैल्यू होती है Q2 अपॉन W। Q2 इन द सेंस सिंक से, जो कि सोर्स की तरह काम करता है, क्योंकि सब कुछ उल्टा हो जाता है यहाँ। सिंक से टेम्परेचर को सिंक से हीट एनर्जी को Q2 को एक्सट्रैक्ट किया और जो हीट पंप लगा होता है उस पर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिसिटी होती है, दोनों जुड़ करके Q1 में बदल जाते हैं। फिलहाल यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर बच्चों देखिए जब मैं फिर से समझा दूँ आपको, Q2 हीट ये कहाँ से चला, ये सिंक से चला, एक्सट्रैक्ट हो रहा है, और हीट पंप के ऊपर वर्क डन W कहाँ से हुआ, इलेक्ट्रिसिटी से। दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, Q1। तो यहाँ के अंदर बच्चों Q2 के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ Q1 माइनस W, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ Q2 के स्थान पर मैंने Q1 माइनस W लिखा हुआ है। अब इसी को मुझे सॉल्व कर लेना। ये बीटा की वैल्यू हमें दिया था 1/3, मैंने रख दिया, और इन दोनों में से एक वैल्यू हमको दिया गया है। देखिए मैंने यहाँ सॉल्व किया है इसको, आप लोग देखिए ये रहा। यहाँ पर बच्चों मैंने सॉल्व किया है 1/3, दैट इज द COP कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और यहाँ जो भी आया था Q1 उसकी वैल्यू दिया गया है। W की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। बहुत सामान्य सी बात हो गई, इसी को सॉल्व कर लेना है। इसको मैंने ओपन किया, 200 अपॉन W माइनस W अपॉन W यानी 1 हो गया, यानी 200 अपॉन W इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 जो कि 4/3 हो गया। W की वैल्यू बच्चों 150 जूल के बराबर आ गया। करेक्ट ऑप्शन यहाँ के अंदर गया ऑप्शन D। नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 सेज हियर चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट कौन सा है उसे हमें अलग करना है। S1 says here the efficiency of the heat engine can be 1 but the coefficient of performance of the refrigerator can never be infinite। इफिशियंसी हीट इंजन की 1 हो सकती है। नहीं सर, हीट इंजन की इफिशियंसी 1 नहीं हो सकती। यही तो कार्नाट थ्योरम है, कितना भी आइडियल हीट इंजन हो जाए, लेकिन क्योंकि हम सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं बना सकते प्रैक्टिकली, इसलिए इफिशियंसी 1 यानी कि 100% नहीं हो सकती। ये करा कैन बी 1, तो यही तो गलत हो गया। हमें गलत वाला खोजना है। ये 4 स्टेटमेंट हैं और पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तो बात सही है, लेकिन मुझे सही वाला नहीं, मुझे गलत वाला अलग करना है। अगला S3 कह रहा द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट अलाउ सेवरल फिनोमिना कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ। कई सारे ऐसी चीज़ें सेकेंड लॉ में बोली गई हैं जो फर्स्ट लॉ के साथ बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं होती हैं। ये भी बात सही है। आई रिपीट वंस अगेन कि इस क्वेश्चन में सही वाला नहीं, मुझे रॉन्ग वाला अलग करना है। अगले में हमसे कहा गया है S4 में कह रहा है द अ प्रोसेस whose sole result is the transfer of heat from colder object to hotter object is impossible। यहाँ के अंदर बच्चों कह रहा है ये इम्पॉसिबल है, अपने आप तो नहीं पॉसिबल है, जो कि सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है, पूरी तरह से यहाँ लिखा नहीं है। तो एकदम से अगर यहाँ के अंदर हम देखें कि एकदम से कौन सा करेक्ट होगा, तो एकदम से करेक्ट का मतलब कौन सा गलत होगा, क्योंकि हमें गलत वाला स्टेटमेंट तो S1 इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज कार्नाट इंजन की इफिशियंसी जो कि एकदम आइडियल होता, इवन वो भी 100% नहीं होता है, तो किसी और इंजन की कैसे हो सकती है। S1 इज़ द रॉन्ग, एंड हियर ऑप्शन वाइज वी हैव द करेक्ट चॉइस, दैट इज ऑप्शन E। नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 सेज हियर अ डाई एटॉमिक gas is used in Carnot engine as working substance if during the adiabatic expansion
part of the cycle of the volume of the gas increases from V to 32V. Efficiency of engine is, बच्चों सवाल को एक बार फिर से पढ़ते हैं. A diatomic ideal gas is used in Carnot engine as the working substance. कार्नाट इंजन या कोई भी इंजन होता है तो उसके अंदर कोई वर्किंग सब्सटेंस होता है, और वर्किंग सब्सटेंस के रूप में कह रहा कोई डाईएटॉमिक गैस यूज़ किया गया, यानी गामा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7/5. ओके. इफ़ ड्यूरिंग द एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो कि सेकेंड प्रोसेस होगा साइकिल का, पार्ट ऑफ द साइकिल द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेज फ्रॉम V to 32V, 32 गुना हो गया वॉल्यूम. इफिशियंसी ऑफ द इंजन की इफिशियंसी क्या होगी? अब बड़ा अच्छा सवाल ये है, इसमें ना तो T2 आपको पता है, ना तो T1 पता है, ना तो Q1 पता है, ना तो Q2 पता है, आपसे इफिशियंसी निकलवा रहा है. तो देखिए पूरी जानकारी आपको बच्चों होनी चाहिए. जरा कार्नाट साइकिल को एक बार हम देखते हैं. कार्नाट साइकिल हमारा ये होता है. देखिए कार्नाट साइकिल कुछ ऐसे हुआ, पॉइंट ए से शुरुआत हुआ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ पहला प्रोसेस, ए से बी तक आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर बी से सी तक एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर सी से डी तक ये वाला, ये होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर होगा एडियाबैटिक कंप्रेशन. तो यहाँ के अंदर जब हमारा एक्सपेंशन होता है तो टेम्परेचर कितना रहता है? T1, ये सोर्स का टेम्परेचर हुआ. और जब कंप्रेशन आइसोथर्मल होता है तो टेम्परेचर यहाँ सिंक का होता है, दैट इज T2. तो यहाँ पर ध्यान दीजिए B से C में जो चेंज हुआ एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, वो कह रहा कि वॉल्यूम जो है वो बढ़ करके 32V हो गया. अगर पॉइंट B पर वॉल्यूम हमारा क्या रहा होगा? V, तो यहाँ पॉइंट C के करस्पॉन्डिंग उस गैस का वॉल्यूम कितना हो गया? 32V. तो ये वाला चेंज जो B से C का है बच्चों, ये कौन सा है? एडियाबैटिक चेंज में अगर हम टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन देखें क्या होगा, तो ये रिलेशन कुछ ऐसे होगा. यहाँ पर लिखा हुआ है कर्व B से C का जो कर्व है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस को. स्टेट B स्टेट C, अभी मैंने कर्व को दिखाया है. स्टेट B के लिखूंगा T1 V1 की पावर गामा -1, T2 V2 की पावर गामा -1. ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये जो चेंज है बच्चों ये एडियाबैटिक चेंज है, और एडियाबैटिक चेंज के लिए रिलेशन वैलिड होता है. नाउ T1 V1 इन द सेंस V की पावर गामा -1, गामा इन द सेंस 7/5 -1. T2 V2 इन द सेंस 32V की पावर हो जाएगा गामा, यानी 7/5 -1. बच्चों यहाँ सॉल्व करते गए तो T1 = T2 × 32 की पावर 2/5. 2/5 को सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा. 32 की पावर 2/5 दैट इज 4. एंड इन दिस वे T2/T1 आ गया 1/4. अगर T1 और T2/T1 1/4 आ गया तो इफिशियंसी की वैल्यू होती 1 - T2/T1. T2/T1 की जगह 1/4 रख दिया, हमको मिला 3/4. और पॉइंट में अगर देखेंगे तो आ जाएगा 0.75, या परसेंटेज में देखते तो 75%. इफिशियंसी यहाँ के अंदर 0.75 के बराबर हो जाएगी. ठीक है. नाउ लेट्स प्रोसीड नाउ टू क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26 सेज हियर a Carnot engine operating between temperatures T1 and T2 Kelvin has efficiency 1/6. When T2 is lowered by 62 K, its efficiency increases to 1/3. T1 and T2 are respectively. T1 और T2 की वैल्यू आप बताइए क्या होगा. तो बड़ा सामान्य सा यहाँ पर कैलकुलेशन होगा. पहले केस में इफिशियंसी 1/6 है, दूसरे केस में इफिशियंसी 1/3 है. 1/3 तब है जब T2 को -62 कर दिया गया. ठीक है. तो इसको जरा हम रीअरेंज करें इसी को, तो 1 - T2/T1 इसको अलग करके देखते हैं, और ये माइनस जब यहाँ से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो गया 62/T1. इतने की वैल्यू ऊपर लिखा हो 1/6. तो इतने के स्थान पर बच्चों मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ से देखिए इतने के स्थान पर 1/6 प्लस 62/T1 = 1/3. सॉल्व किया तो T1 की वैल्यू आ गई 372 केल्विन,
और ये T1 की वैल्यू इक्वेशन 1 जो कि ये पहला वाला लिखा हुआ है, इसके अंदर जब हम लोग रख देते हैं तो यहाँ के अंदर बच्चों क्या होता है, T2 की वैल्यू आ जाता है 310 केल्विन। और इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट चॉइस होगा, देखिए T1 की वैल्यू 372 और T2 की वैल्यू 310। अगर ऑप्शन में जाते हैं तो ऐसा ऑप्शन मुझे मिलता है ऑप्शन ये। करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन ये। नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 27. Question number 27 says 200 calorie of heat is given to a heat engine so that it rejects 150 calorie of heat. यानी Q1 की वैल्यू यहाँ के अंदर दिया गया 200 और Q2 की वैल्यू 150. इफ सोर्स टेम्परेचर इज 400 केल्विन देन सिंक टेम्परेचर यहाँ के अंदर क्या होगा। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल दिया गया है। Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू, T1 की वैल्यू दिया है, T2 की वैल्यू पूछा गई। इफिशियंसी का इक्वेशन T के टर्म में ऐसे होता है और Q के टर्म में ऐसे होता है। रेस्पेक्टिव डेटा मैं रखूँगा, पूरा सॉल्व करूँगा। T2 की वैल्यू यहाँ के अंदर मिलेगी दिस मच और Q2 Q1 ये सब दिया है, T1 दिया है, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमको करेक्ट आंसर मिलेगा T2 = 300 केल्विन। करेक्ट चॉइस यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 28. Question number 28 says a Carnot engine whose efficiency is 40% takes in heat from source maintained at temperature 500 Kelvin. ये जो हीट को कहाँ से ले रहा है, ऐसे सोर्स से ले रहा है जो कि 500 केल्विन पर रहा हो, यानी 500 केल्विन सोर्स का टेम्परेचर हो गया। इट इज डिजायर टू हैव इंजन ऑफ इफिशियंसी 60%. सर 40% की बजाय 60% इफिशियंसी वाला इंजन हमें चाहिए, तो क्या होगा, देन द इनटेक टेम्परेचर फॉर द सेम एग्जॉस्ट टेम्परेचर ऑफ द सिंक विल बी. जो T2 की वैल्यू रही होगी उतना ही हो, लेकिन इनटेक टेम्परेचर हम कितना कर दें कि इफिशियंसी जो कि 40% पहले हुआ करती थी वो अब 60% हो जाए। तो देखिए मैंने सॉल्व किया है इसको। पहला केस, पहला सिचुएशन, उन्होंने दिया है कि इफिशियंसी 40% है, ठीक है। हमने यहाँ जो भी डेटा हमें मालूम है मैंने वैल्यू रखा, तो यहाँ के अंदर 40% इफिशियंसी था। सॉल्व किया तो यहाँ के अंदर सॉल्व करने से हमको पूरा सॉल्व किया तो T2 की वैल्यू मिला हमें 300 केल्विन। T2 इन दी सेंस सिंक का टेम्परेचर हमें मिल गया। अब आगे इसी सवाल में, अभी ये सवाल पूरा नहीं हुआ, इसी सवाल में आगे क्या दूसरे सिचुएशन में ये कहा गया है कि इफिशियंसी अगर 60% कर दिया जाए तो ये T2 को बिना बदले, T2 अभी जो मैंने निकाला उतना ही रहेगा जो कि 300 केल्विन आया है। T1 को कितना किया जाए, मैंने T1 डैश कर दिया कि यहाँ पर इफिशियंसी 60% हमें मिल जाए। फिलहाल बच्चों चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने गए 60/100 किया, 3/5 आ गया दिस मच। यहाँ के अंदर बच्चों T2/T1 डैश निकाला, इतना आ गया। T1 डैश की वैल्यू इतनी हो गई, T2 की वैल्यू रख दिया तो इतना आ गया। T1 डैश की वैल्यू हमारे पास इतना हो गया 750 केल्विन। यही तो पूछा गया था कि नया सोर्स का जो नया टेम्परेचर होगा दूसरे केस में वो कितना होगा। आंसर आएगा 750 केल्विन। करेक्ट चॉइस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी। नाउ लेट्स प्रोसीड डाउन टू क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. 4 स्टेटमेंट हैं या 4 ऑप्शन हैं, कौन से सही हैं। पहले में कहा गया टोटल एंट्रोपी ऑफ द थर्मली इंटरैक्टिंग सिस्टम इज कंजर्व. कार्नोट इंजन हैज 100% इफिशियंसी, ये तो सरासर गलत है। टोटल एंट्रोपी डज नॉट चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस, यस ये एब्सोल्यूट करेक्ट है। यहाँ के अंदर अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है तो एंट्रोपी में होने वाला ओवरऑल चेंज क्या होगा, 0। टोटल एंट्रोपी ऑफ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। सर यहाँ के अंदर करेक्ट पूछा है और करेक्ट एकदम से जो यहाँ मुझे दिख रहा है दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। बाकी में कोई ना कोई गलती है। यहाँ आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 सेज द इफिशियंसी, माफ करिएगा, द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 5 if the temperature inside freezer is -20 degree C, the temperature of the surrounding to which it rejects heat
यहाँ पर Q2 की वैल्यू पूछा है और यहाँ पर फ्रीजर का टेम्परेचर यानी T2 दिया हुआ है, फ्रीजर यानी सिंक का टेम्परेचर दिया हुआ है। देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का जहाँ तक सवाल है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता Q2/W और Q2 W के जगह पर Q1 माइनस Q2, जैसा कि इसके प्रीवियस एक सवाल मैंने बताया कि Q2 प्लस W, Q2 प्लस W ये दोनों मिलाकर इक्वल टू क्या होता है Q1। ठीक है, तो यहाँ के अंदर अगर हमें W को लिखना हो तो W को लिखेंगे Q1 माइनस Q2। ठीक, अब इसको टेम्परेचर से भी ज़रूरत पड़ने पर तो रिप्लेस किया जा सकता है। T2 की जगह Q2 की जगह मैंने रिप्लेस किया T2 और Q1 की जगह T1 और Q2 की जगह T2, बाकी सारी चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं, बस यही टेम्परेचर बचता है। अब बच्चों यहाँ के अंदर देखिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इस क्वेश्चन में दिया गया है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है कि सर ये 5 है, 5 रख दिया और यहाँ जो जो वैल्यूज़ दिए थे सब रखते गए। T1 मैंने निकाला तो T1 की वैल्यू सब कुछ मिला जुला करके यहाँ पर मुझे मिला 303.6 केल्विन एंड 30.6 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ के लिए अप्रॉक्सीमेट में ऑप्शन जो हमारा आया दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप बैक जाके क्वेश्चन में टैली करा सकते हो। ठीक है बच्चों, एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 31। Question number 31 says a Carnot engine having an efficiency eta equal to 1/10 as heat engine is used as refrigerator. If work done on the system is 10 joule, the amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperature is। देखिए सवाल को समझिए। पहले में यहाँ कहा क्या गया है, कार्नोट इंजन हैविंग इफिशियंसी, जिसकी इफिशियंसी 1/10 थी, एज हीट इंजन इज यूज एज रेफ्रिजरेटर। अब उसी से मिला करके उसी का यूज़ करके उसको क्या बना दिया गया, रेफ्रिजरेटर। हीट का फ्लो उल्टा कर दिए होंगे। इफ़ वर्क डन ऑन दी सिस्टम इज 10 जूल, अब सिस्टम के ऊपर वर्क डन 10 जूल का हो रहा है। अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर पर कितना यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा होगा, यानी Q2 की वैल्यू पूछा गया है। ध्यान रहे बच्चे यहाँ गलती करते हैं, यहाँ Q2 की वैल्यू बच्चों पूछा गया है, ना कि Q1 की वैल्यू पूछा गया है। लोअर टेम्परेचर पर कितनी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होगा रेफ्रिजरेटर, यानी Q2। इफिशियंसी कार्नोट इंजन की बाई फार्मूला इतना होता है, जिसको W/Q1 भी लिख सकते हैं। इफिशियंसी दिया गया 1/10, W दिया गया है यहाँ पर 10 जूल, वही रेफ्रिजरेटर बाद में बना है तो W की वैल्यू हीट इंजन के लिए भी वही रहेगा। Q1 हमने निकाला, कितना आ गया 100। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है W इक्वल टू रेफ्रिजरेटर के लिए क्या होता है, W इक्वल टू Q1 माइनस Q2। यहाँ के अंदर 10, Q1 मैंने बताया कि अभी निकाला है, 100 आ गया। Q2 हमसे पूछा गया है, Q2 की वैल्यू यहाँ सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 10 यानी 90 जूल। और इस लिहाज से अगर करेक्ट ऑप्शन हम देखें कौन सा होगा, देन करेक्ट ऑप्शन वी है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट चॉइस। आप जाके ऊपर देख सकते हैं, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके बच्चों, ये था कार्नोट साइकिल और रेफ्रिजरेटर से जुड़ा हुआ सवाल जो अब तक आपके एग्ज़ाम में फ़िलहाल मेन एग्ज़ाम में आए हुए हैं, अच्छे एग्ज़ाम में, उनको मैंने यहाँ बता दिया। और अब आगे बचता है थर्मोडायनेमिक्स का ग्राफिक वाला क्वेश्चन। ग्राफिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन PV डायग्राम बना के दे देगा, वर्क डन निकालो, हीट एक्सचेंज निकालो, TS डायग्राम, TP डायग्राम, तमाम सारे ग्राफिक्स के क्वेश्चन होते हैं। तो उसको हम लोग अगले पार्ट में यानी पार्ट नंबर 5 में करेंगे। और तब तक के लिए आप लोग ये वाली स्टडी सीरियसली करो और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी करते रहो बेटा। आप लोग अपने समय को किसी भी प्रकार से व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। और आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे और बहुत अच्छा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।